हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोग्राफी क्लासेस। मैं हूं प्रदीप कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ को, जो कि आपके एनटी नेट के लिए, केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट या जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो हेयर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेटरिज्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। यूनिफॉर्मेटरिज्म का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है W.M. डेविस, ऑप्शन बी वाल्टर पैंक, ऑप्शन सी जेम्स हटन और ऑप्शन डी अल्बर्ट पैंक। तो जो यूनिफॉर्मेटरिज्म का कंसेप्ट दिया गया है जेम्स हटन के द्वारा दिया गया है। जेम्स हटन ने बेसिकली इस कंसेप्ट को दिया था 1785 में। उनकी एक बुक थी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। हिस्ट्री ऑफ द अर्थ बुक में इन्होंने इस कंसेप्ट को डिस्कस किया था, जो कि एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है W.M. डेविस। डेविस को जाना जाता है बेसिकली साइकिल ऑफ इरोजन के लिए, या नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन का जो कंसेप्ट था वो डेविस के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा डेविस को जाना जाता है इनके ट्रायो ऑफ डेविस के लिए। ट्रायो ऑफ डेविस का मतलब है कि इन्होंने 3 जो कंसेप्ट थे उनके बारे में डिस्कस किया था, जो बेसिकली स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम। स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम को लेकर इन्होंने बात कही थी, तो उसके लिए भी इनको जाना जाता है, जिसको हम ट्रायो ऑफ डेविस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी है यहाँ पर वाल्टर पैंक। वाल्टर पैंक को जाना जाता है एज ए जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल पे किया है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। तो इनका जो कंसेप्ट था एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, कि जो लैंडफॉर्म है उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसके बारे में इन्होंने अपनी एक बुक दी थी, या एक बुक को पब्लिश किया था एवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप के बारे में या लैंडफॉर्म के बारे में। इसके अलावा इनको हम जानते हैं क्रिटिक्स की तरह, जो यानी कि जो साइकिल था डेविस का, साइकिल ऑफ इरोजन, तो इसको क्रिटिसिज्म करने का काम भी वाल्टर पैंक ने किया था। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन डी जो है अल्बर्ट पैंक। अल्बर्ट पैंक को भी एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट की तरह हम जानते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही पैंक है, वाल्टर और अल्बर्ट, तो इनमें हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वाल्टर पैंक को जाना जाता है एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म के लिए, वहीं अल्बर्ट पैंक को जाना जाता है क्वार्टरनरी जियोलॉजी के लिए। क्वार्टरनरी जियोलॉजी बेसिकली इसमें क्या किया था इन्होंने, जो क्वार्टरनरी पीरियड था हमारा जो अर्थ हिस्ट्री का, तो उसमें जितने भी लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन हुई, यानी कि जो ग्लेशियर से लेकर एंटी ग्लेशियर टाइम रहा, उसके बारे में इन्होंने स्टडी की थी। तो इसके लिए इनको जाना जाता है क्वार्टरनरी साइंस के लिए या फिर क्वार्टरनरी जियोलॉजी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्लेट वर्ड फर्स्टली यूज बाय विच स्कॉलर। तो प्लेट वर्ड का सबसे पहले किस स्कॉलर ने यूज़ किया था? बेसिकली जो प्लेट वर्ड है वो रिलेटेड है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कि W.J. मॉर्गन के द्वारा दी गई थी 1961 में। तो उसके लिए सबसे पहले जो प्लेट वर्ड है वो किसने यूज़ किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है हैरी हेस, ऑप्शन बी टूजो विल्सन, ऑप्शन सी कुहन और ऑप्शन डी है वैगनर। तो जो प्लेट वर्ड है सबसे पहले बेसिकली टूजो विल्सन ने यूज़ किया था 1958 में। 1958 और 59 में इस वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया गया, और 1961 में इससे रिलेटेड थ्योरी दे दी गई थी, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। W.J. मॉर्गन को जाना जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है हैरी हेस। हैरी हेस को जाना जाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट के लिए, या थ्योरी दी थी इन्होंने एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, समुद्र नितल प्रसरण की। जो सी फ्लोर है वो लगातार स्प्रेड होता रहता है, स्प्रेड हो रहा है। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारी प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, तो हमारा सी फ्लोर स्प्रेड होता है। और ये कंसेप्ट दिया गया था 1960 में। 1960 में इस कंसेप्ट के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था, या एक थ्योरी की तरह इस कंसेप्ट को लेकर आए थे हैरी हेस। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, सी में बेसिकली बात की गई है कुहन ने दिया था पैराडाइम का कंसेप्ट, या पैराडाइम की जो अवधारणा दी गई थी वो दी गई थी थॉमस कुहन के द्वारा। इसके बाद ऑप्शन जो डी है यहाँ पर वैगनर, अल्फ्रेड वॉन वैगनर। वैगनर को जाना जाता है बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए, यानी कि जो हमारी बेसिक थ्योरी है जियोग्राफी की, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कि किस प्रकार से जो कॉन्टिनेंट आज के टाइम में हमें देखने को मिलते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी। स्टार्टिंग में हमारी अर्थ क्या थी, एक ही यहाँ पर लैंडफॉर्म देखने को मिलता था जिसका नाम था पेंजिया। सेंटर में पेंजिया था, पेंजिया के चारों तरफ यहाँ पर वो एक ओशन होता था जिसका नाम पेंथालासा था। बाद में क्या हुआ कि जो पेंजिया था, पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नॉर्थ की तरफ का जो पार्ट था उसका नाम था अंगारा लैंड, और साउथ की तरफ का जो पार्ट था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। तो इन दोनों पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक जो सी था
या सी की फॉर्मेशन हुई, जिसको टैथिस सी के नाम से जानते हैं। और बाद में ये जो पार्ट्स थे नॉर्थ और साउथ के, ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो गए, जिससे आज के जो लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं या आज के जो कॉन्टिनेंट है वो हम देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी लंबी प्रोसेस के बाद उनकी फॉर्मेशन हुई है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ जियोसाइन एक्टिव वाज प्रोपाउंडेड बाय डैश। तो जो जियोसाइन एक्टिव का कंसेप्ट है, जियोसाइन एक्टिव या जियोसाइनक्लाइन का कंसेप्ट है, किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर आर्थर होम्स, ऑप्शन बी है जेम्स हटन, ऑप्शन सी हॉल एंड डाना और ऑप्शन डी है JW पावेल। तो जियोसाइन एक्टिव या जियोसाइनक्लाइन का जो कंसेप्ट दिया गया है वो दिया गया है हॉल एंड डाना के द्वारा। जियोसाइनक्लाइन के लिए एक थ्योरी दी गई थी कोपर के द्वारा। जियोसाइनक्लाइन जो थ्योरी दी गई थी कोपर ने दी थी। जो कंसेप्ट दिया था जियोसाइन एक्टिव का या जियोसाइनक्लाइन का, वो हॉल एंड डाना ने, जेम्स हॉल एंड जेम्स डाना ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आर्थर होम्स, आर्थर होम्स को जाना जाता है मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ के लिए। इसके अलावा ऑप्शन जो बी है यहाँ पर जेम्स हटन, जेम्स हटन को हमने पहले डिस्कस किया है यूनिफॉर्मेट्रिज्म या द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जो कि 1785 में इनकी बुक थी जो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, उसमें इन्होंने डिस्कस किया था। ऑप्शन डी JW पावेल, पावेल को बेसिकली जाना जाता है बेस लेवल के लिए, यानी कि बेस लेवल का जो कंसेप्ट था या जो थ्योरी थी बेस लेवल की, वो JW पावेल के द्वारा दी गई थी। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द टर्म कोस्मोग्राफी वाज कोइंड एंड डिवाइडेड इन यूरेनोग्राफी एंड जियोग्राफी। तो कोस्मोग्राफी जो वर्ड है उसका सबसे पहले यूज़ किसने किया और इसको डिवाइड किया यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में। कोस्मोग्राफी का जो मतलब है वो है यूनिवर्स स्टडी, यानी कि यूनिवर्स की जो ब्रह्मांड की जो स्टडी की जाती है वो कोस्मोग्राफी कहलाती है, या कोस्मोग्राफी में इसको हम स्टडी करते हैं, यूनिवर्स के से रिलेटेड जो स्टडी है। और इस कोस्मोग्राफी को यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में डिवाइड किया गया। तो इसको किसने डिवाइड किया गया था, किसने डिवाइड किया था? ऑप्शन ए है यहाँ पर कार्ल रिटर, ऑप्शन बी है ऑस्कर पेस्टल, ऑप्शन सी है हम्बोल्ट और ऑप्शन डी है वेरेनियस। तो जो कोस्मोग्राफी वर्ड है या कोस्मोग्राफी के ऊपर जो बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी हम्बोल्ट के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम्बोल्ट को इसके अलावा जाना जाता है मॉडर्न फादर ऑफ जियोग्राफी के लिए, यानी कि आधुनिक भूगोल के पिता जो हैं वो भी हम्बोल्ट हैं। इसके अलावा जो फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी है, जलवायु विज्ञान के जनक भी हम किसे मानते हैं? हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को ही माना जाता है फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन ए है कार्ल रिटर, कार्ल रिटर को बेसिकली जाना जाता है फादर ऑफ रीजनल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए। तो इन्होंने अपना जो कंसेप्ट दिया था ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड और रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड कंसेप्ट भी दिए थे, तो इसलिए इनको जाना जाता है फादर ऑफ रीजनल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए। और इसके अलावा इनका एक कंसेप्ट है जो कि काफ़ी फेमस है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि एकता में अनेकता, एकता में अनेकता कार्ल रिटर की विशेषता, इस तरह से कहा जाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो भी कार्ल रिटर के द्वारा ही दिया गया था। रिटर और हम्बोल्ट दोनों ही एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी स्कॉलर रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के समकालीन स्कॉलर रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शन बी है यहाँ पर ऑस्कर पेस्टल, ऑस्कर पेस्टल को जाना जाता है, इनकी जो बुक थी दास आइसलैंड, दास आइसलैंड का जो कंसेप्ट दिया गया था वो ऑस्कर पेस्टल के द्वारा ही दिया गया था। और ऑप्शन डी है यहाँ पर वेरेनियस, बर्नहार्ड वेरेनियस, वेरेनियस को जाना जाता है बेसिकली डिक्टोमी बिटवीन जनरल वर्सेस रीजनल जियोग्राफी या स्पेशल जियोग्राफी। तो जो कंसेप्ट था जनरल वर्सेस स्पेशल जियोग्राफी का वो दिया गया था वेरेनियस के द्वारा। तो इन्होंने फर्स्टली जनरल वर्सेस स्पेशल जियोग्राफी के बारे में या स्पेशल जियोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आइस क्रिस्टल थ्योरी रिलेटेड टू प्रेसिपिटेशन वाज पोस्टुलेटेड बाय डैश। तो आइस क्रिस्टल थ्योरी जो कि प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी या पोस्टुलेटेड की गई थी? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर डार्विन, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी है बर्जरॉन और ऑप्शन डी है बोवेन। तो जो आइस क्रिस्टल थ्योरी है बेसिकली वो थ्योरी दी गई थी बर्जरॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बर्जरॉन को जाना जाता है आइस क्रिस्टल थ्योरी के लिए। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन, डार्विन को जाना जाता है एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज़,
यानी कि जो स्पीसीज़ हैं उनका विकास कैसे हुआ उसके लिए जाना जाता है डार्विन को। और ऑप्शन बी है यहाँ पर रिचर्ड मूर को जाना जाता है बेसिकली मॉडर्न पॉलिटिकल जियोग्राफी। इनकी जो बुक थी मॉडर्न पॉलिटिकल जियोग्राफी, और इनकी जो सेकंड बुक थी द इंग्लिश विलेज, जो कि 1975 और 1980 में पब्लिश की गई थी। इसके अलावा इनकी एक जो अदर बुक थी द लॉस्ट विलेज ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि ये ब्रिटेन से रिलेटेड थे तो इनकी जो बुक थी वो ब्रिटेन से ही रिलेटेड ज़्यादा इन्होंने लिखी थी, यानी कि ब्रिटेन के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया एज ए जियोग्राफर। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन डी जो दिया गया है बोवेन को बेसिकली हम जानते हैं, उनकी जो थ्योरी दी थी उन्होंने एक जो थ्योरी दी थी वो थी कोटसीन थ्योरी के लिए जाना जाता है बोवेन को, या इसी बोवेन को जाना जाता है। इनकी जो थ्योरी थी कोटसीन थ्योरी के लिए। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन द डैश। दो गुटेनबर्ग जो डिस्कंटिन्यूटी है वो कहाँ पर पाई जाती है? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी या इसको हम कह सकते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। जो हमारी अर्थ है, अर्थ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, इसके बाद मेंटल, और लास्ट की जो लेयर है कोर। तो इनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। इन 3 पार्ट्स के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है या जो ट्रांजिशन एरिया है, इन ट्रांजिशन जोन को ही हम डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, या इनके बीच की जो बाउंड्री है उसको डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 तरह की जो हमारी लेयर हैं उनमें अलग अलग नाम से बाउंड्री पाई जाती हैं। जो सबसे फर्स्ट बाउंड्री है हमारी बिटवीन सी एंड क्रस्ट, सी और क्रस्ट के बीच में कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है अपर जो हमारी क्रस्ट है या सी के बीच में। इसके बाद बिटवीन क्रस्ट एंड अपर मेंटल यानी कि मेंटल का ऊपरी भाग और क्रस्ट का निचला भाग, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसको मोहो डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, जो कि मोहोरविक साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसके बाद हमारी जो सेकंड लेयर है मेंटल की जो लोअर पार्ट है बेसिकली अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में भी एक डिस्कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है अपर मेंटल और यहाँ तक फैला हुआ है। तो इन दोनों के बीच में भी एक डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रैप्टी डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। तो एक बार क्लियर करता हूँ मैं। तो मान लो इस तरह से जो बीच का जो पार्ट है हमारा मेंटल के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी देखने को मिलती है उसको रैप्टी डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, रैप्टी डिस्कंटिन्यूटी। इसके बाद जो लोअर मेंटल है और अपर कोर है, ये जो कोर रीजन है इसका ऊपरी पार्ट और मेंटल रीजन का निचला पार्ट, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी देखने को मिलती है उसी को कहा जाता है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। तो ये जो डिस्कंटिन्यूटी होगी ये कहाँ पर होगी? मेंटल और कोर के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेंटल और कोर। इसके अलावा जो कोर रीजन है हमारा, कोर का इनर और अपर जो पार्ट है वहाँ पर भी एक डिस्कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। इस डिस्कंटिन्यूटी को हम बेसिकली नाम से जानते हैं लेहमान डिस्कंटिन्यूटी, लेहमान असंबद्धता या डिस्कंटिन्यूटी। तो इस प्रकार से यहाँ पर बेसिकली 5 डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती हैं हमारी अर्थ के ऊपर, जो कि अलग अलग नामों से जानी जाती है। नंबर 7 द कंसेप्ट ऑफ पेनप्लेन वाज प्रोपोगेटेड बाय डैश। तो पेनप्लेन का कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन है यहाँ पर सी ए कॉटन, ऑप्शन बी है वॉन रितोफन, ऑप्शन सी क्रिकमे और ऑप्शन डी अल्फ्रेड वॉन वैगनर। तो जो पेनप्लेन का कंसेप्ट है ये बेसिकली पेडिमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट है, यानी कि जो इरोजन है वो किस तरह से एक स्लोप का होता है। तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट दिया गया है सी एच क्रिकमे के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा ऑप्शन ए है यहाँ पर सी ए कॉटन को जाना जाता है एज ए जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। इन्होंने जियोग्राफी के बारे में जो बुक लिखी थी उसका नाम है फिजिकल जियोग्राफी ऑफ न्यूजीलैंड। फिजिकल जियोग्राफी से की इनकी जो बुक थी 1951 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था फिजिकल जियोग्राफी, जो कि न्यूजीलैंड पर डिपेंड थी या बेस थी। जो इसका बेस था वो न्यूजीलैंड था, क्योंकि ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने अपने कंट्री के लिए ही एक बुक लिखी थी। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वॉन रितोफन को जाना जाता है एज ए जर्मन जियोग्राफर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है वॉन रितोफन का जियोग्राफी में। इन्होंने सिल्क रूट जो वर्ड है, सबसे पहले सिल्क रूट वर्ड का यूज़ किया था, जो कि चाइना और यूरोप के बीच में देखने को मिलता है। 1877 में इस वर्ड का या इसका सबसे पहले यूज किया गया था वॉन रितोफन के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने बुक लिखी थी ज्योग्राफी ऑफ चाइना।
ज्योग्राफी ऑफ चाइना जो बुक थी वो भी रितोपन की ही एक बुक थी। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन डी जो है अल्फ्रेड वॉन वैगनर। तो वैगनर के बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि इनको जाना जाता है, इनकी जो थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से रिलेटेड, उसके लिए। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 8, पेटरनास्टर लेक आर। पेटरनास्टर लेक क्या होती हैं, यानी कि जो पेटरनास्टर लेक हैं बेसिकली ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। ग्लेशियल रीजन में ही ये लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। तो ग्लेशियल रीजन में है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन ए लेक फॉर्म्ड ऑन ग्लेशियल स्टेयरवे, तो यही इसका राइट आंसर है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है लेक हैविंग वोल्केनिक ओरिजिन। वोल्केनिक ओरिजिन से जो लेक बनती है वो पेटरनास्टर लेक नहीं कहलाती। ऑप्शन सी है लेक फॉर्म्ड बाय शैलो स्ट्रेच ऑफ वाटर कोज बाय सी इरोजन। सी के इरोजन से जो स्ट्रेचेस मार्क्स देखने को मिलते हैं वो भी पेटरनास्टर लेक नहीं हो सकती। क्रिसेंट शेप लेक ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पेटरनास्टर लेक आर बेसिकली लेक फाउंड ऑन ग्लेशियल स्टेयरवे। तो इस तरह के जो स्टेयरवे बन जाते हैं ग्लेशियल रीजन में इरोजन के कारण, तो इन स्टेयरवे पर ही कहीं कहीं वाटर कलेक्ट हो जाता है ड्यू टू मेल्ट ऑफ ग्लेशियर, या आइस मेल्ट होने से यहाँ पर छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं जिनको पेटरनास्टर लेक के नाम से जाना जाता है, या इनको हम राक्षसी सोपान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरिया होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं स्टेयरवे पर। इस तरह से बड़े बड़े जो स्टेयर होते हैं, इस तरह के मान लो यहाँ पर एक लेक की फॉर्मेशन होगी तो इसी को बोला जाएगा पेटरनास्टर लेक। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेजेंट इज़ द की टू पास्ट। तो यहाँ पर दिया गया है द प्रेजेंट इज़ द की टू पास्ट, दिस फ्रेज इज़ रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ डैश। तो ये फ्रेज या ये जो लाइन है किस कंसेप्ट से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है आइसोस्टेसी, ऑप्शन बी डायस्ट्रोपिज्म, ऑप्शन सी प्लेट टेक्टोनिक और ऑप्शन डी यूनिफॉर्मेट्रिज्म। तो द प्रेजेंट इज़ द की टू पास्ट, ये जो कंसेप्ट है बेसिकली ये दिया गया था जेम्स हटन के द्वारा, जो कि कंसेप्ट था यूनिफॉर्मेट्रिज्म का, या यूनिफॉर्मेट्रिज्म की जो थ्योरी थी उसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। इसमें बेसिकली आज के टाइम में अगर हम बात करें प्रेजेंट में जो भी प्रोसेस काम कर रही हैं वो पास्ट में भी काम करती थी। तो प्रेजेंट को ही की माना गया है पास्ट की, वर्तमान भूत की कुंजी है। यानी कि आज हम जो भी लैंडफॉर्म देखते हैं उनकी फॉर्मेशन हमारी एक जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री में ही हुई है। यानी कि पहले जो भी एक्टिविटी काम कर रही थी आज भी वो एक्टिविटी काम कर रही हैं। पहले नदी के द्वारा अगर इरोजन होता था तो आज भी नदी के द्वारा इरोजन होता है। बस डिफरेंस क्या है, उनकी रेट ऑफ स्पीड, उनकी जो स्पीड है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि आज जो प्रोसेस काम कर रहे हैं वो पहले भी होते थे, बट उनकी जो स्पीड है या रेट ऑफ स्पीड है वो अलग अलग होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज एंड मोशन आर एग्जाम्प्लीफाइड बाई सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है कौन सी प्लेट बाउंड्री या कौन सा मोशन है जो इसको शो करता है, या कौन सा एग्जाम्पल इनमें से करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विद सिनिस्ट्रल मोशन, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विद डेक्स्ट्रल मोशन, ऑप्शन सी डाइवर्जेंट बाउंड्री विद सिनिस्ट्रल मोशन और ऑप्शन डी कन्वर्जेंट बाउंड्री विद डेक्स्ट्रल मोशन। तो यहाँ पर डिस्कस किया गया है बाउंड्री लाइन को। तो बाउंड्री लाइन बेसिकली 3 टाइप्स की बाउंड्री लाइन हमने डिस्कस की है या स्टडी की है। 3 तरह की जो बाउंड्री लाइन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली जो फर्स्ट बाउंड्री लाइन होती है वो होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। सेकंड जो बाउंड्री होती है वो है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री में प्लेटें एक दूसरे से दूर की तरफ मूव करती हैं। और थर्ड जो बाउंड्री है वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहाँ पर प्लेटें एक दूसरे के पास से खिसक जाती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हुई मूव कर जाती हैं। तो फर्स्ट जो बाउंड्री है कन्वर्जेंट बाउंड्री, बेसिकली उसमें प्लेटें एक दूसरे के सामने इस तरह से मूव करती हैं, यानी कि उनका जो मोशन होता है एक दूसरे के फॉरवर्ड होता है, एक दूसरे के सामने वो होती हैं। अगर हैवी प्लेट है तो वो क्या करेगी, लाइट प्लेट को ऊपर की तरफ उठा देगी। यानी कि हैवी प्लेट, अगर मान लो ये हैवी प्लेट है और ये लाइट प्लेट है, तो हैवी प्लेट क्या करेगी, इस प्लेट के नीचे की तरफ मूव कर जाएगी और जो लाइट प्लेट है वो इसके ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। तो जब ये प्लेट इस तरह से मूव करेगी तो जो प्लेट नीचे की तरफ जाएगी वहाँ पर एक सबडक्शन जोन बन जाएगा, चेपन क्षेत्र जिसको कहा जाता है। और इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो भी प्रेशर होता है या जो भी हीट होती है उसके कारण
इसका जो मटेरियल है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये मटेरियल मेल्ट हो जाता है तो इसको कहीं ना कहीं से जो दरार मिलती है उसमें से ये होकर बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है, जिससे वोल्केनिक इरप्शन होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यानी कि वोल्केनिक जो ये वोल्केनो या भूकंप जो भी ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं उनकी फॉर्मेशन इसी रीजन के कारण होती है। दूसरी जो बाउंड्री होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, बेसिकली प्लेट एक दूसरे से दूर की तरफ मूव करती हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उस एरिया को कवर करने के लिए जो लावा है या जो भी मैग्मा है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इस प्रकार से रिज की या फिर प्लेन एरिया की फॉर्मेशन हो जाती है। इसलिए डाइवर्जेंट बाउंड्री को माना जाता है कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। कंस्ट्रक्टिव यानी कि निर्माण कारक शक्तियाँ या बाउंड्री इनको कहा जाता है। और ऑप्शन जो सी है हमारा, या जो लास्ट बाउंड्री है वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में बेसिकली क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हुई दूर चली जाती हैं, यानी कि इस तरह से ये प्लेट एक दूसरे से रगड़ खाती हुई चली जाती हैं, तो इसके कारण से अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन इस कारण से होता है और काफ़ी विनाशकारी ये बाउंड्री मानी जाती हैं। तो इस तरह की भी बाउंड्री यहाँ पर सैन एंड्रियास फॉल्ट की फॉर्मेशन करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विद सिनिस्ट्रल मोशन। तो यहाँ पर दो तरह के मोशन की बात की गई है, एक है सिनिस्ट्रल मोशन और दूसरा है डेक्स्ट्रल मोशन। तो सिनिस्ट्रल मोशन का मतलब क्या है कि जो लेफ़्ट डायरेक्शन में अगर प्लेट मूव करती हैं या जो मोशन है वो लेफ़्ट डायरेक्शन से लगता है तो उसको सिनिस्ट्रल मोशन कहा जाएगा। अगर जो मोशन है वो डेक्स्ट्रल है, यानी कि डेक्स्ट्रल का मतलब है राइट डायरेक्शन, राइट मूवमेंट अगर प्लेट के अंदर होती है तो वो डेक्स्ट्रल मोशन के अंदर काउंट की जाती है। अगर लेफ़्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करती है तो वो सिनिस्ट्रल मोशन के अंदर काउंट की जाएगी। आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।